हेलो, नमस्कार सभी को। कृषि रसायन विज्ञान के छठे अध्याय के अंदर अपने अम्लीय मृदा के बारे में अध्ययन किया कि अम्लीय मृदा किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन से क्षेत्रों के अंदर ये अम्लीय मृदा पाई जाती है, अम्लीय मृदा बनने के क्या कारण हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन किया। आज अपने लवण प्रभावित मृदाएं, साल्ट अफेक्टेड सॉइल। साल्ट से आप समझ गए होंगे साल्ट किसे कहते हैं। जैसे NaCl होता है, अपना लवण होता है जो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से, जैसे अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो वो लवण जब मृदा के अंदर अधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी ऊपरी परत पर लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती हैं। या यूं कह लें कि जो मृदा के कोलाइड कण होते हैं, मृदा के कोलाइड कणों पर सोडियम आयन है जो Na+ आयन है, उनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो वो मृदा लवण मृदा कहलाती है। जैसे H+ आयन्स की अगर वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो वह मृदा अम्लीय बन जाती है। और अगर Na+ की मात्रा मृदा कोलाइड पर अधिक हो जाती है या अधिशोषित हो जाते हैं सोडियम आयन्स, तो वह मृदाएं लवणीय मृदाएं कहलाती हैं। संपूर्ण भारत में लवण प्रभावित मृदाएं विस्तृत रूप से पाई जाती है। जे प्राय शुष्क, अब शुष्क बोलते हैं जहाँ पे वर्षा कम होती हो और तापमान ज़्यादा रहता हो, वो शुष्क कहलाते हैं। अर्धशुष्क यानी कि उससे थोड़ा कम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिन मृदाओं में घुलनशील लवणों की अधिकता होती है। घुलनशील है जैसे NaCl है, नमक है, वो घुलनशील अवस्था में होता है सोडियम आयन्स के साथ, तो उनकी जो मात्रा अधिक हो जाती है इन क्षेत्रों में, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में घुलनशील लवणों की अधिकता होती है जो पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ऐसी मृदाएं लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती हैं। यानी कि जिन मृदाओं में घुलनशील लवणों की अधिकता होती है जो पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ऐसी मृदाएं लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती हैं। यानी कि यहाँ से इसकी परिभाषा, जिन मृदाओं में घुलनशील लवणों की अधिकता होती है, अब लवण से समझना है अपने को NaCl या Na आयन्स जो होते हैं की अधिकता होती है जो पौधों की वृद्धि पर उल्टा प्रभाव डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, ऐसी मृदाएं लवण प्रभावित मृदाएं कहलाती हैं। देश के विभिन्न भागों में लवण प्रभावित मृदाएं विभिन्न क्षेत्रीय नामों से जानी जाती हैं। यानी कि जैसा वहाँ पे क्षेत्र है वैसे उसको नाम से, रूढ़ नाम उनके होते हैं, तो उन नामों से जानी जाती है। इन मृदाओं को हरियाणा एवं पंजाब में कल्लर, थर, राकर, बरा और बरी यानी कि पंजाब और हरियाणा के नाम हैं। उत्तर प्रदेश में उस्सर या रेह है, गुजरात में खार, राजस्थान में लूनी या खारी, आंध्र प्रदेश में उप्पू या चौडू, कर्नाटक में चौपान नामों से जाना जाता है। राजस्थान में ध्यान रखना है कि जो ये लवणीय प्रभावित मृदाएं हैं उनको लूनी खारी के नाम से जाना जाता है। अधिक तापमान एवं शुष्क क्षेत्रों में लवणता एवं क्षारीयता से मृदा की भौतिक संरचना खराब होती है। यानी कि जो उसकी जो दानेदार संरचना है या जल धारण करने की जो क्षमता है मृदा की, वो प्रभावित होती है। तथा लवणों की अधिकता के हानिकारक प्रभाव से पौधों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि अधिक अगर लवण हो जाते हैं, ज़्यादा जो भूमि है वो खारी हो जाती है। जैसे अपने कुओं का पानी बोल देते हैं कि हमारे कुएं का पानी तो बहुत खारा है, तो वो खारे पानी से जो मृदा है वो भी खारी हो जाती है। खारी होने का मतलब वो लवण प्रभावित हो जाती है। तो जहाँ पे जो पेड़ पौधे अपने होंगे या कोई फसल होगी वो अच्छे से नहीं हो पाती, वो वहीं सूख जाती है, मुरझा जाती है, यूं कह लें कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी लवण प्रभावित मृदाओं में फसलों उत्पादन संभव नहीं होता। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रति हेक्टेयर भूमि से अधिक उत्पादन लेना आवश्यक हो गया है। अतः इन समस्याग्रस्त मृदाओं का अध्ययन कर इनको सुधारना आवश्यक है। आजकल के टाइम में अपने कम भूमि के अंदर से भी ज़्यादा फसल लेना चाहते हैं तो उसमें अधिक अपने उर्वरकों का उपयोग करते हैं। तो ये उर्वरक कहीं ना कहीं भूमि का जो उपजाऊपन है, जो पैदावार है, उनको प्रभावित करते हैं। ये कुछ टाइम तक तो
उर्वरक उसकी पैदावार को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर लंबे समय तक उसको उपयोग करते रहे तो ये जो मृदा है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की मृदाएं भारत में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में अधिक पाई जाती है। अब राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति देखें तो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है भूगोलिक वो शुष्क और अर्धशुष्क है, यानी कि यहाँ पे वर्षा तो कम होती है और तापमान ज़्यादा रहता है, तो इसलिए यहाँ की जो मृदा है वो लवणीय मृदा होती है। तो भौगोलिक स्थिति शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु, कम वर्षा, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जल जो होता है भूमि के अंदर वो ऊपर वाष्प बनकर उड़ जाता है तेज धूप के अंदर, तेज तापमान के अंदर, लेकिन जो उसके अंदर लवण होते हैं, जल के अंदर जो लवण होते हैं वो तो वहीं रह जाते हैं, भूमि की ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, लेकिन जो उसमें जो जल होता है, पानी होता है, वो उसका वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है और वहाँ पे लवणों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण उसकी जो ऊपरी परत है मृदा की वो लवणीय हो जाती है। जल में लवण व क्षार की उपस्थिति आदि कारणों से यह समस्या बढ़ती जा रही है। नहरों व तालाबों से सिंचित क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर जमीन की सतह के नजदीक आ गए, यानी कि जो नहर और तालाबों से अगर अपने सिंचित करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो नीचे का पानी है वो ऊपर आ जाता है और उसके अंदर जो लवण होते हैं वो लवण भी उनके साथ घुलकर, क्योंकि घुलनशील अवस्था में होते हैं लवण, तो उसके साथ घुलकर लवण भी ऊपर आ जाते हैं। लेकिन बाद में जब तेज गर्मी पड़ती है, तेज धूप निकलती है, तो वो जो जल होता है उसका तो वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन जिसमें लवण घुलकर ऊपर आए थे उनका वाष्पीकरण नहीं होता, तो वो मृदा की ऊपरी सतह पर ही रह जाते हैं, जिससे मृदा क्या है, लवणीय हो जाती है। भूमिगत जल स्तर जमीन की सतह के नजदीक आने के कारण भी समस्याग्रस्त क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। कम वर्षा के कारण भूमि में उपस्थित लवण पानी के साथ घुलकर भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित होते रहते हैं। भूमिगत जल में लवण और क्षार के कारण कुओं से सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई करने से भूमि की ऊपरी सतह पर लवणों की मात्रा बढ़ती जा रही है। यानी कि अब जो अपने खेतों में कुएं होते हैं उनके अंदर भी जो पानी खारा होता है, यानी कि उनमें जो लवण है वो घुलनशील अवस्था में होते हैं। जब वो अपने उससे सिंचाई की जाती है तो सिंचाई करने से जो पानी है वो पानी या तो नीचे चला जाता है या फिर उसका वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन जिसमें लवण घुलित अवस्था में होते हैं वो वहीं रह जाते हैं, तो वो उसकी जो ऊपरी सतह है मृदा की वो लवणीय हो जाती है। तालाब एवं नहरों से सिंचित क्षेत्रों में भूमिगत जल की सतह ऊपर उठ आने पानी का अधिक रिसाव होने के कारण ऊपर की मिट्टी में ज़्यादा लवण एकत्रित होते रहने से भूमि में लवणता व क्षारीयता बढ़ रही है। यानी कि भूमि के अंदर जो आसपास नहरें हैं उसके या तालाब है, तो तालाब या नहरों के जो आसपास की जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जो पानी का लेवल होता है, नीचे के पानी का जो लेवल होता है वो ऊपर उठा हुआ होता है, या यूँ कह लें कि वहाँ से पानी का रिसाव होता रहता है, तो जिसके कारण जो उसकी मिट्टी है वो आसपास की जो मृदा है उसकी जो ऊपरी परत है वहाँ पे लवण एकत्रित होते रहते हैं और वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। राजस्थान में लगभग 3.7 लाख हेक्टेयर मृदा लवणीय व क्षारीयता से प्रभावित है। ये 2010 के आंकड़े हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से पाली, जोधपुर, भरतपुर, बाड़मेर, नागौर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, अलवर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, श्रीगंगानगर जिलों में लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है। यानी कि लगभग राजस्थान के अंदर लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती है, क्योंकि जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है वो शुष्क और अर्धशुष्क है, तो इसलिए यहाँ पे जो लवण है वो भूमि की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। उसके बाद है लवणीय मृदा बनने के कारण है, जो जैसे अम्लीय मृदा बनने के कारण थे उसी प्रकार से लवणीय मृदा बनने के कारण भी हैं। तो अम्लीय के तो थे अपने पैतृक पद्धति थी, या फिर जो बेस का शिन होना था, और उसके बाद उर्वरकों का उपयोग था, उसके बाद जो जीवाश्म पदार्थ थे, सूक्ष्म जीवों की क्रिया थी, तो विभिन्न प्रकार कारण थे जो मृदा को अम्लीय बना रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कारण है जो मृदा को लवणीय बनाते हैं।
तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि शुष्क जलवायु है, यानी कि जो अपना भौगोलिक स्थिति है वो शुष्क होती है। शुष्क होने के कारण जो तापमान ज़्यादा हो जाता है। तो अगर मान लो कि वर्षा का टाइम होता है, जब वर्षा का समय होता है, तब वर्षा के अंदर घुलकर, वर्षा के पानी में घुलकर वो लवण जो हैं वो भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही तापमान, वर्षा का जो टाइम है, वर्षा का जो समय है वो खत्म होता है, तो जो वो वर्षा का जल है वो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। लेकिन जो उसके साथ लवण घुले हुए थे, वो लवण है वो वहीं मृदा की ऊपरी सतह पर ही जमा होते रहते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जो मृदा है वो लवणीय हो जाती है। शुष्क क्षेत्रों में जो कम वर्षा होती है और ताप अधिक होता है, वहाँ विलय लवण की सतह पर जमा होते रहते हैं। बरसात में ये लवण मृदा परतों के नीचे की ओर चले जाते हैं, लेकिन वर्षा का मौसम समाप्त होने पर तीव्र वाष्पीकरण द्वारा ये लवण पुनः सतह पर आ जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत जल में विलय लवणों की प्राय अच्छी खासी मात्रा होती है। वाष्पीकरण द्वारा मृदा सतह पर लवणों के संचालन सदैव वृद्धि होती रहती है, जिससे मृदा लवणीय बन जाती है। यानी कि वर्षा होती है, उसके माध्यम से जो लवण है वो घुलकर नीचे पैंदे में चले जाते हैं। लेकिन जब वर्षा का मौसम चला जाता है तो वो वापस जो पानी है उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने से उसके साथ लवण भी घुलकर ऊपर आ जाते हैं। जो वाष्पीकरण में वर्षा जो पानी है वो तो ऊपर उठ जाता है वाष्प के रूप में, लेकिन लवण है उनकी मात्रा लगातार सतह पर ही, उसकी मृदा सतह पर ही बढ़ती रहती है। लवणीय जल से सिंचाई। अब लवणीय जल आप समझ गए होंगे कि जो खारा पानी होता है अपने कुओं का, उसके माध्यम से सिंचाई करने से क्या होता है कि जो भूमि है वो लवणीय हो जाती है। जल के रिसाव से अब जो अपने आसपास नहरें होती हैं या नालियां होती हैं या तालाब होते हैं, उनके अंदर से जो जल है, जब अपने डैम वगैरह बने होते हैं, तो उनके माध्यम से जो जल का रिसाव लगातार होता रहता है और जो आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ की जो भूमि है उसको लवणीय बना देता है। उच्च भूमि स्तर है, तो उच्च भूमि स्तर भूमि जल स्तर मृदा सतह के निकट होने पर समुचित जल निकास नहीं हो पाता। फलस्वरूप ऊपरी सतह में अधिक लवण एकत्रित हो जाते हैं। जल सतह के निकट प्राकृतिक कारणों से अथवा नहर, जलाशय, नदी के समीप होने से भी हो सकता है। तो यानी कि ये भी उसी प्रकार से है। उच्च भूमि जल स्तर है, जो भूमि का जो जल स्तर है वो ऊंचा होता है, तो वहाँ पे जो लवण है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो उससे भी क्या होता है, जो मृदा है वो लवणीय हो जाती है। उसके बाद अपर्याप्त जल निकास है। जल निकास उचित नहीं होने के कारण आसपास का जल निचले स्थानों पर एकत्रित हो जाता है और सूखने पर अपने साथ लाए हुए विलय लवणों को वहीं छोड़ देता है। इस प्रकार का क्रम प्रतिवर्ष चलते रहने से कुछ समय बाद मृदा लवणीय व क्षारीय बनती है। यानी कि जो वर्षा का जल होता है या वैसे कोई अपने सिंचाई करते हैं, तो उसको जो जल निकास करने के जो पर्याप्त अपने पास साधन नहीं होते, तो पानी वहीं एकत्रित होता रहता है और उस कुछ टाइम के बाद लगातार ऐसा ही अगर क्रम चलता रहे तो पानी तो वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन जो लवण है वो वहीं रह जाते हैं, जिससे जो मृदा है वो लवणीय हो जाती है। उसके बाद मृदा परिच्छेदिका में कड़ी परत। तो मृदा परिच्छेदिका यानी कि अगर अपनी मृदा के अंदर कटाव लगा के देखें, उसको काट के देखें, एक नीचे की ओर कटाव लगाएं, तो विभिन्न परतें अपने को दिखाई देती है उस मृदा की। तो अगर उसके अंदर कड़ी परतें हैं, कठोर परतें हैं, अगर कोई चट्टान है, कठोर परतें हैं, तो वो कठोर परतें होने के कारण जो लवण है वो नीचे नहीं जा पाते, जल के साथ नीचे नहीं जा पाते, तो वो ऊपरी सतह पर ही जमा होते रहते हैं, जिससे क्या होगा कि जो मृदा है वो लवणीय हो जाती है। मृदा प्रोफाइल परिच्छेदिका को ही बोलते हैं। मृदा प्रोफाइल में कड़ी परत होने पर नीचे की तहों तक नहीं पहुंच पाता, यानी कठोर होती हैं परतें, तो उसके कारण क्या होता है कि जो जल है वो नहीं नीचे की तहों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे विलय लवण कड़ी परत के ऊपर वाले भूभाग में ही रहते हैं। वाष्पीकरण के समय यह लवण मृदा की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार की कड़ी परतें जल निकास में बाधक होती है।
उसके बाद है मूल पदार्थों की प्रकृति। जैसे अपने अम्लीय मृदा में पढ़ा था कि पैतृक पदार्थ होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी पैतृक पदार्थ ही हैं। नहीं, कुछ जो चट्टानें होती हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है, वो चट्टानें क्या होंगी, उस चट्टानों के अंदर ही लवण पदार्थ पाए जाते हैं। वो चट्टानें लवणीय होती हैं। जब उसको तोड़ फोड़ कर मृदा के अंदर उसको परिवर्तित किया जाता है, या वहाँ से जो जल है वो जल वहाँ से होकर आता है, तो उसके अंदर लवण घुल जाते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो मृदा है वो लवणीय हो जाती है। चट्टानों की रचना विभिन्न खनिजों से होती है। जिन चट्टानों में अधिक लवण होंगे उनसे निर्मित मृदा में लवण भी अधिक पाए जाएंगे। चट्टानों की तोड़ फोड़ के कारण अनेक घुलनशील लवण जल में घुलकर मिट्टी की निचली सतहों में पहुंच जाते हैं। जब ऐसे स्थानों का पानी भाप यानी कि वापस वही बात वाष्पीकरण बनकर उड़ जाता है, तो लवण भूमि की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद है लवणीय, जो अम्लीय मृदा में अपने पढ़ा था कि अम्लीय मृदा के अंदर यूरिया का या अमोनिया सल्फेट का अपने उर्वरक का उपयोग करने से जो मृदा है वो अम्लीय हो गई थी। उसी प्रकार से यहाँ पे क्षारीय उर्वरकों का लगातार अनुप्रयोग से, क्षारीय प्रकृति के उर्वरकों का लगातार प्रयोग करने पर मृदा में क्षारीय आयनों की मात्रा बढ़ जाने से मृदा क्षारीय हो जाती है। यानी कि लगातार अगर अपने क्षारीय मृदाओं का उपयोग करते रहेंगे तो वो मृदा है वो क्षारीय हो जाती है, लवणीय हो जाती है। सोडियम और कैल्शियम युक्त उर्वरकों की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी कि इसमें सोडियम आयन्स होते हैं, कैल्शियम आयन होते हैं उर्वरकों के अंदर, तो वो उनकी प्रकृति क्षारीय होती है। इनके लगातार प्रयोग से मृदा संकीर्ण पर इन आयनों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मृदा क्षारीय हो जाती है। उसके बाद लवणीय एवं क्षारीय मृदा का निर्माण। अब ये कारण थे बनने के, अब ये आगे बनाती कैसे हैं, किस तरीके से बनती है ये जो मृदा है लवणीय या क्षारीय मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो डी सिगमोड 1932 इसका जो मत है कि नमकीन भूमियों के विकास में 4 प्रवस्थाएं होती हैं, यानी कि जो मृदा है वो लवणीय या क्षारीय बनती है, वो बनने के जो 4 कारण होते हैं। पहली प्रावस्था में नमक एकत्रित होते हैं, यानी कि जो भूमि की ऊपरी सतह पर है NaCl लवण एकत्रित होते हैं। दूसरी प्रावस्था में नमकों से क्षारीय लवणों का निर्माण होता है, यानी कि नमक जो घुलकर वो क्षारीय लवणों का निर्माण करता है। तीसरी प्रावस्था में प्राकृतिक या कृत्रिम विशालन द्वारा लवण घुल जाते हैं और भूमि की सतह से नीचे चले जाते हैं, यानी कि तीसरी अवस्था के अंदर जो लवणों का निर्माण हुआ वो लवण घुलकर भूमि की नीचे की जो सतह है उनमें चले जाते हैं। चौथी प्रावस्था में लवणों का निम्नीकरण होता है, यानी कि नीचे पैंदे में वो चले जाते हैं। बाद में उन्हें एक 5वीं प्रावस्था भी बताई जिसको उन्होंने रिग्रेडिंग कहा। रिग्रेडिंग का मतलब है कि जो नीचे पैंदे में लवण चले गए थे वो वापस वाष्पीकरण के माध्यम से वापस ऊपर आ जाते हैं। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में तो नमक इकट्ठा होता है, दूसरी अवस्था में वो नमक क्षारीय लवणों का निर्माण करता है, तीसरी अवस्था के अंदर वो घुलकर लवण घुलकर नीचे की सतहों में चला जाता है, चौथी में उसका निम्नीकरण होता है और बाद में 5वीं अवस्था और बताई जिसमें रिग्रेडिंग कहा, यानी कि वापस वाष्पीकरण के माध्यम से ऊपर आ जाता। तो इसमें जो मेन अवस्थाएं हैं वो 4 ही अपने को याद रखनी है, 4 का ही ध्यान रखना है। उसके बाद एक केली आया जिस 1951 के अनुसार आवश्यक नहीं है कि क्षारीय भूमि निर्माण में सदैव 4 अवस्थाएं इसी क्रम में होती हों। उनका मत है कभी कभी ये क्रियाएं उल्टी दिशा में भी हो सकती हैं। क्षारीय भूमि के निर्माण में प्रवस्थाओं का वर्णन इस प्रकार है, लेकिन जरूरी है कि इसमें बताया गया कि पहले वो नमक होगा, नमक से लवण बनेंगे, लवण पर घुलेंगे, घुलने के बाद उनका निम्नीकरण होगा। तो इसने बोला कि ये उल्टा क्रम भी हो सकता है पहले निम्नीकरण हो, उसके बाद वो जल लवण घुलने के बाद वो लवणों का निर्माण हो, लवणों का निर्माण के बाद उसमें नमक का निर्माण हो। तो ये उल्टी दिशा भी हो सकती है। जिसमें पहला आता है अपने लवणीकरण कि लवणीकरण क्या होता है। आग्नेय चट्टानों, जैसे चट्टानों से बोला कि जो इसके पैतृक पदार्थ हैं, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय यानी कि टूटने से या उनके जल के अंदर घुलने से मुक्त हुए लवण मिट्टी में पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों की मिट्टी में सैल्स, बालू, पत्थर, ग्लेशियर तथा हवा द्वारा लाए गए पदार्थों की द्वितीय विक्षेपों के कारण भी लवण पाए जाते हैं। इनमें विशेषकर सैल्स में काफी मात्रा में विलय लवण होते हैं।
उसके बाद ज्वालामुखी के गैसीय उद्गारों यानी कि ज्वालामुखी के फटने के कारण भी लवणों का निर्माण होता है, जो मृदा की ऊपरी सतह पर क्लोराइड या सल्फेट आते हैं। इस प्रकार जब ये लवण मृदा में एकत्रित होने लगते हैं तो यह क्रिया लवणीकरण कहलाती है। यानी कि जब मृदा की ऊपरी सतह पर क्लोराइड तथा सल्फेट जमा होने लगते हैं, लवण उसकी ऊपरी परत पर जमा होने लगते हैं, तो यह क्रिया लवणीकरण कहलाती है। शुष्क क्षेत्रों में निक्षालन द्वारा लवण ऊपरी सतह से अधिक नीचे नहीं जा पाते और इस प्रकार लवणीकरण की क्रिया इन दशाओं में बहुत शीघ्र होती है। इसके अतिरिक्त सिंचित क्षेत्रों में अत्यधिक परंतु अधिक समय के अंतर से सिंचाई करने के कारण लवणीकरण होता है। जो सिंचित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पानी सिंचाई होती है, लेकिन वो काफी समय के अंतर के बाद सिंचाई होती है, तो उसके कारण भी जो लवण है वो ऊपरी परतों पर रह जाते हैं। ऊपरी सतह का पानी वाष्पीकरण द्वारा वाष्पित हो जाता है तो सतह शुष्क हो जाती है। तब मृदा कोशिकाओं द्वारा नीचे की सतहों के लवणों की पपड़ी भूमि की सतह पर जमने लगती है। लवणीकरण क्रिया के प्रारंभ में सोडियम के लवण अधिक पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम सल्फेट कम विलय होते हैं, इसलिए ये धीरे धीरे संचित होते हैं। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ये कम विलयशील होते हैं, यानी कि कम घुलते हैं। लेकिन जो सोडियम लवण है वो अधिक मात्रा में घुल जाते हैं। घुलने का नहीं है, जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और मृदा को लवणीय बना देते हैं। उसके बाद है क्षारीयकरण। जैसे लवणीकरण है उसी प्रकार से क्षारीयकरण। बासम, अब बासम अपने पहले पढ़ा था कि बासम जो होते हैं इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आयंस जो होते हैं, जो मृदा की ऊपरी सतह पर या मृदा कुलाइडी कणों पर अधिशोषित होते हैं बासम। तो बासम विनिमय की क्रिया में कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम आदि विनिमय धनायनों के साथ सोडियम भी मृदा में कुलाइडी कणों पर अधिशोषित हो जाता है। जैसे जैसे मृदा विलयन में सोडियम का सांद्रण बढ़ता जाता है तो वह कुलाइडी कणों पर अधिशोषित दूसरे आयनों को वहां से विस्थापित करता रहता है और इस प्रकार मृदा अधिकाधिक क्षारीय होती रहती है। जैसे अम्लीय मृदा के अंदर अपने अभिक्रिया देखी थी ना कि जो कैल्शियम थे उन कैल्शियम को वहां से विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो सोडियम आयन है वो कैल्शियम, जो पोटेशियम आयन्स होते हैं उनको जो मृदा के कुलाइडी कण है वहां से प्रतिस्थापित कर देते हैं और उनकी जगह पे वो सोडियम आयन्स खुद आ जाते हैं, जिसके कारण ये मात्रा लगातार बढ़ती रहती है और जो मृदा है वो क्षारीय होती जाती है। ये नीचे इनकी अभिक्रिया अपने को दिखा रखी है कि जो एक क्ले मृदा है, अगर इसमें कैल्शियम आयन है तो ये सोडियम के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। कैल्शियम की जगह पे सोडियम आ जाएगा और सोडियम की जगह पे कैल्शियम। या मैग्नीशियम को देखें तो इसी प्रकार से ये मैग्नीशियम के साथ होता है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको इतना टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।